गुड मॉर्निंग। मैं शिवाशी सुमन, आप देख रहे हैं पीसीएस एकेडमी पटना। आज से हम लोग एक नया मैगजीन जिसको कहते हैं घटनासार, देख सकते हैं आप, घटनासार को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ये आपको 6 महीना का करंट अफेयर का बड़ा ही अच्छा संग्रह किया गया है। इसमें 6 महीना का, यानी कि जनवरी से जून, इसमें जनवरी से लेकर जून तक का 2024 वर्ष का अच्छा खासा करंट अफेयर को क्या किया गया है, संग्रहित किया गया है। ये 6 महीना करंट अफेयर एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके साथ प्रतियोगिता दर्पण जो पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं, साथ में अगर इस मैगजीन को भी अगर कंप्लीट कर लें हम लोग तो बात बहुत अच्छा बन सकता है। तो चलिए आज से हम लोग शुरू करते हैं, है ना। चलिए ओके, देखते हैं क्या है। तो शुरू करते हैं हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम से। राष्ट्रीय घटनाक्रम से शुरू करते हैं। पहला देखते हैं क्या है कि 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। कब से कब? तो 18वीं लोकसभा चुनाव। इस बार जो हुआ है 18वीं लोकसभा चुनाव, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न रहना ही रहना है, आप कुछ भी कर लीजिए, यहाँ से प्रश्न रहेगा। किस फॉर्म में रहेगा वो अलग मैटर, लेकिन यहाँ से प्रश्न रहेगा। तो इसका अच्छा खासा यहाँ पर संग्रह किया गया है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इस बार का जो चुनाव हुआ 18वीं लोकसभा चुनाव हुआ है और नरेंद्र मोदी पीएम बने हैं और ये लगातार तीसरी बार बने हैं। तो इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देख लेते हैं। जैसे है, पहला क्या है कि ये है शपथ ग्रहण, इसका 9 जून को हुआ था। नरेंद्र मोदी जब पीएम बने 18वीं लोकसभा चुनाव का, ये लोकसभा चुनाव हुआ जो 18वीं लोकसभा चुनाव है, ठीक है। और मोदी जी का जो पीएम बने हैं, इनका शपथ ग्रहण कब हुआ है? 9 जून को। शपथ ग्रहण हुआ है 9 जून को। अगर आगे हम लोग देखें तो फिर पता चलेगा कि पंडित नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं जो लगातार 3 बार पीएम बने हैं, पंडित नेहरू के बाद। तो अगर मोदी जी का बात करें 3 कार्यकाल का, तो 3 कार्यकाल देख सकते हैं ऐसे, कार्यकाल को देख सकते हैं इस तरह से। पहला तो हुआ है आपका, देखिएगा, तो 26 मई 2014 को ये शपथ ग्रहण किए। दूसरी बार किए कब? 30 मई 2019 को शपथ ग्रहण किए। और तीसरी बार किए कब? तो वही 9 जून 2024 को। यानी कि आपका कब कब 2014, 2019 और 2024, ये 3 कार्यकाल के लिए पीएम चुने गए हैं। वहीं अगर बात किया जाए पंडित नेहरू का, तो पंडित नेहरू जी का देखते हैं। नेहरू जी ये भी 3 कार्यकाल के लिए पीएम चुने गए थे। पहला कब? तो 1952, दूसरा कब? 1957 और तीसरा कब? 1962। इसी समय चाइना वार हुआ था, उसके बाद इनका डेथ हो गया था, ठीक है ना। तो 3 कार्यकाल के लिए पीएम चुने गए थे पंडित नेहरू। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए ये भी हो गया, आगे देखते हैं। इसमें से जो महत्वपूर्ण रहेगा परीक्षा के लिए उसी का हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैगजीन में तो बुक छापने के लिए बहुत कुछ बातें लिख देता है, तो हम लोग परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे। इस बार देखिए कितना सीट के लिए चुनाव हुआ था। तो कुल मिलाकर संसद का सीट होता 543 सीट के लिए हुआ था, ठीक है ना। 543 के लिए सीट हुआ था। तो इसमें से देखा जाए तो आपका 293 सीट एनडीए जीता है। एनडीए गठबंधन जो है, एनडीए वो कितना टोटल सीट जीता है? 293। लेकिन एनडीए का प्रमुख घटक दल कौन है? बीजेपी है। वो जीता कितना? 240 सीट। याद रखना है, एनडीए जीता है 293, लेकिन बीजेपी जीता है 240। इसको पूरा बहुमत नहीं मिल पाया था। लेकिन एनडीए, जो एनडीए का और घटक दल हैं, तब मिला के 293 सीट जीता और सरकार बन गया, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। जब शपथ ग्रहण हुआ तो शपथ ग्रहण करते समय यानी 9 जून को मोदी जी ने 2 बातों को ध्यान में रखा और विदेशी मेहमानों को बुलाया। पहला क्या है? नेबरहुड पॉलिसी, दूसरा है सागर विजन। समझाते हैं, देखिए। जब शपथ ग्रहण हुआ
शपथ ग्रहण जब हुआ 9 जून को, तो दो बातों को ध्यान में रखा। पहला क्या है, नेबरहुड पॉलिसी, और दूसरा क्या है, सागर विजन। दोनों का बात यह है कि नेबरहुड पॉलिसी का मतलब भारत के जो सीमा से जो देश जुड़े हुए हैं उनको बुलाया है। सागर विजन भारत के लिए महत्वपूर्ण समुद्री देश जो पड़ोस में भी पड़ते हैं, मतलब नज़दीक, भारत के नज़दीक जो पड़ते हैं, उसको बुलाया गया। तो नेबरहुड पॉलिसी के तहत बुलाया गया किसको, बांग्लादेश को। दूसरा नेपाल को, तीसरा भूटान को। और सागर विजन के तहत देखिए तो समुद्र से जो जुड़ा हुआ है, श्रीलंका, मॉरिशस, मालदीव और सेशेल्स, इन देशों के राष्ट्राध्यक्ष को बुलाया गया। बांग्लादेश से शेख हसीना आई, नेपाल से कौन आया, तो पुष्प कमल दहल प्रचंड आए, और भूटान से सेरिंग टोब्गे आए, श्रीलंका से आपका रानिल विक्रमसिंघे आए, मॉरिशस, तो मॉरिशस से आपके प्रविंद जगन्नाथ आए, मालदीव से मोहम्मद म्यूजू आए, और सेशल से आपका आए हैं कौन, अहमद अफीक, सेशल से अहमद अफीक, ये उपराष्ट्रपति हैं, सेशल्स के उपराष्ट्रपति हैं। तो हो सकता है परीक्षा में ये पूछ दे कि शपथ ग्रहण में कौन लोग आए थे, कौन लोग नहीं आए थे, कुछ मिश्रण रहेगा, है ना, ऑप्शन में। तो याद रखना कि नेबरहुड पॉलिसी के तहत 3 देश, सागर विजन के तहत 1, 2, 3, 4 देश, याद रखिएगा। इसको इस तरह से पढ़ लेना है, ठीक है ना, तो ये इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं क्या है। तो मोदी मंत्रिमंडल रहा, मोदी मंत्रिमंडल जो बना, कैबिनेट, उसमें 7 महिला मंत्रियों को शामिल किया गया है। मोदी जी जब अपना कैबिनेट विस्तार की है तो अभी 7 महिला मंत्रियों को रखा गया है, ठीक है ना, जिसमें से 2 कैबिनेट मंत्री बनी है और 5 राज्य मंत्री बने, 5 2 7 हो गया, ठीक है। अगर देखें तो मोदी मंत्रिमंडल में किसको कौन मंत्रालय मिला है, तो आप देख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, सभी देखने का वैसा आवश्यकता है नहीं, क्योंकि हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ाई कर रहे हैं कि परीक्षा के लिए कौन इंपॉर्टेंट है ना, परीक्षा के दृष्टिकोण से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तो खैर रहेंगे ही, कार्मिक विभाग रखे हुए हैं, लोक शिकायत रखे हुए हैं अपने पास, एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, नीतिगत मुद्दे, और वह सभी अन्य विभाग जो अभी तक बंटवारा नहीं किया गया है, वो नरेंद्र मोदी के हाथ में रहेगा। प्रधानमंत्री ही बंटवारा करता है विभागों का, तो जितना बट गया, जो नहीं बटा वो प्रधानमंत्री के ही हिस्से में रहता है। रक्षा मंत्री देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राजनाथ सिंह बने हैं, अमित शाह गृह सहकारिता मंत्रालय पहले वाला उनका रहा है, नितिन गडकरी को देखिए तो सड़क परिवहन राजमार्ग बने हैं, जेपी नड्डा इस बार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इनको दिया गया है, और रसायन और उर्वरक भी इनको दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के सीएम रहे हैं, उनको कृषि और किसान कल्याण विभाग इस बार मिला है। निर्मला सीतारमन जानते ही हैं, वित्त एवं कॉरपोरेट मामले के हैं। एस जयशंकर तो हमेशा चर्चा में रहते हैं, विदेश मंत्री हैं, है ना। बाकी और लोगों में देखिएगा तो एक धर्मेंद्र प्रधान को याद रखिएगा, शिक्षा मंत्री हैं। अभी नीट वाला जो कांड हुआ था, पेपर लीक हुआ था, उस समय धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा नाम आ रहा था, क्योंकि ये शिक्षा मंत्री थे, तो लोग प्रश्न इन्हीं से पूछ रहे थे, इस कारण ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए शिक्षा मंत्री का नाम याद रखिएगा, धर्मेंद्र प्रधान है। और कुछ इंपॉर्टेंट अगर नाम देखना है तो आप देख सकते हैं, महिला एवं बाल कल्याण विकास मंत्रालय अन्नपूर्णा देवी को दिया गया है। ये सब मंत्रालय बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका चर्चा हमेशा होते रहता है, तो इन सबको ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे अगर देखें तो और भी देख सकते हैं, सब तो दिख ही रहा है साफ साफ, जो इम्पोर्टेंट है बता दिए हैं। आगे राज्य मंत्री है, वैसा कुछ खास इसमें है नहीं, देख लीजिएगा।
अब 18वीं लोकसभा चुनाव, 18वीं लोकसभा चुनाव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और देख लेते हैं कि 18वीं लोकसभा चुनाव से संबंधित और क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है परीक्षा में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस बार 18वीं लोकसभा जो चुनाव हुआ है उसका जो चुनाव का जो तारीख था 19 अप्रैल से 1 जून तक को निर्धारित किया गया था। डेट पूछ सकता है कब से कब तक, तो 19 अप्रैल से चुनाव शुरू हुआ था और 1 जून तक चुनाव हुआ। पहला चरण 19 अप्रैल से शुरू हुआ, आखिरी चरण 1 जून को समाप्त हुआ। 7 चरणों में चुनाव हुआ था, याद रखिएगा कितने चरणों में हुआ था, तो 7 चरणों में चुनाव को संपन्न कराया गया था, ठीक है। और मतगणना हुआ था कब, तो मतगणना हुआ था 4 जून को। तो अभी तक आपको याद रख लेना चाहिए कि चुनाव संपन्न हुआ कब से कब तक, तो 19 अप्रैल से शुरू हुआ, 1 जून को समाप्त हुआ। एकदम डेट याद रखना है। 7 चरणों में चुनाव हुआ था। चरण में पूछ सकता कितने चरणों में हुआ था, एग्जाम के समय में कंफ्यूज कर दिया था आदमी, 4 था कि 7 था कि 6 था, है ना। कभी कभी तो डेट भी कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि दिन हो जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखिएगा। 19 अप्रैल से 1 जून 7 चरणों में हुआ था। 4 जून को मतगणना हुआ था, यानी कि रिजल्ट चुनाव का इसी दिन निकला था, 4 जून को। आगे हम लोग देखते हैं, तो इस बार 400 पार का नारा दिया गया था बीजेपी के द्वारा, लेकिन पूरा नहीं कर पाया गया, ठीक है। आगे हम लोग और देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगर आप देखिएगा तो अगर मोदी जी की बात की जाए, क्योंकि पूरा चुनाव में तो मोदी जी के अर्ध गिर्द बहुत पूरा चुनाव घूम रहा था, तो देखिए कि अगर देखा जाए तो बनारसी से सीट से जीते थे, वो बनारसी सीट से खड़े हुए थे और वहीं से जीते हैं। तो उनके अपोजिट में जो थे अजय राय उनका नाम था, जिसको मोदी जी हराए। और कितना वोट से हराए हैं, तो मात्र 1.53 लाख वोटों से उनको हराए हैं। मतलब अजय राय मोदी जी को अच्छा खासा टक्कर दे दिए थे, बीच में तो वो पीछे भी चल रहे थे, इसलिए अजय राय का नाम इम्पोर्टेंट है ना। भले हार गए हो लेकिन नाम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मोदी जी का अपोनेंट में खड़े हुए थे, उनका अपोजिट में खड़े हुए थे, इसलिए, ठीक है। तो कितने वोट से जीते हैं मोदी, तो 1.53 लाख वोट से जीते। कहाँ से खड़े हुए थे, वाराणसी से खड़े हुए थे, ठीक है। तो उसको याद रखना है। आगे देखते हैं हम लोग। अगर एनडीए की बात किया जाए, तो जैसा हम लोग पता कि 293 सीट एनडीए को मिला है। टोटल कितना है एनडीए को, 293 सीट पता है। लेकिन एनडीए में जो प्रमुख घटक दल है उसका सीट हम लोग जान लेते हैं। एनडीए में जो प्रमुख घटक है, जो राजनीतिक दल है, उसका सीट हम लोग जान लेते हैं। तो बीजेपी तो खैर प्रमुख है, तो 240 सीट आया है। टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी, टीडीपी, इसको टीडीपी कहते हैं, इसको 16 सीट मिला है। जदयू पता ही है आपको, 12 सीट मिला है ना। क्योंकि टीडीपी और जदयू बड़ा चर्चा में रहा, क्योंकि इन्हीं के भरोसे, इन्हीं के सहारे सरकार का निर्माण हुआ है, इसलिए टीडीपी 16 सीट, जदयू 12 सीट, बीजेपी 40 सीट। और बिहार से रिलेटेड जो राजनीतिक दल है उनका भी आप देख लीजिए। तो बिहार से रिलेटेड देख लीजिए कौन है, तो लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास चिराग पासवान वाला, उनको मिला है 5 सीट। जदयू दिखा दी यहाँ पर, जदयू, हाँ, तो बिहार का तो खैर बात हो चुका है। जदयू अब बिहार से अन्य रिलेटेड जो पार्टी है, इसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, इसमें 5 सीट मिला है, ठीक है। उसका हम कहा जाइए, आप कहाँ है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, जीतन राम मांझी वाला, उनको मिला है 1 सीट, ठीक है। तो चूंकि बिहार का एग्जाम के लिए हो सकता है, ये बिहार का पार्टी है, राजनीतिक दल है, तो इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा। जदयू को 12, एलजेपी रामविलास को मिला है 5 और हिंदुस्तान अवामी मोर्चा को मिला है 1 सीट। ध्यान रखिएगा, बाकी जो ऑन बेस 0-0 में बहुत लोग को मिला है, बहुत लोग को 1-1 मिला है, वैसा परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब याद रखें। अब देखते हैं कि इंडिया गठबंधन, एनडीए और इंडिया ही 2 प्रमुख गठबंधन था। तो इंडिया गठबंधन जो नया इस बार बना है, प्रश्न क्या पूछेगा कि इंडिया गठबंधन का फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि इस बार पूरा चर्चा में रहा है ना, पूरा चर्चा में रहा। और नया गठबंधन भी बना, पहले यूपीए हुआ करता था, अब बन गया है इंडिया। तो इंडिया का फुल फॉर्म क्या है देख लीजिए, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। तरह तरह का नाम बना देगा, एग्जाम में ऑप्शन में डाल देगा, लेकिन नाम क्या है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, इंडिया, ठीक है। तब इंडिया गठबंधन टोटल कितना सीट लिया था भाई, तो लिया था 234 सीट गठबंधन को। लेकिन इस गठबंधन में जो प्रमुख
घटक दल थे, जो घटक राजनीतिक दल थे, उसका देखिएगा तो कांग्रेस सबसे प्रमुख था, वो जीता है 99 सीट। उसका सपा यानी समाजवादी पार्टी टोटल 37 सीट। अगर आप देखिएगा तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस हमेशा चर्चा में रहता है ना, ममता बनर्जी जी का पार्टी है, 29 सीट। कम से कम इन तीन को तो याद रखना है। और एक देखना है तो आप देख लीजिए डीएमके को देख लीजिए, ये 22 सीट लिए हुए हैं, ठीक है ना। शिवसेना भी चर्चा में रहता है तो शिवसेना भी देख लीजिए, इसको मिला कितना 9 सीट, इसको शिवसेना को 9 सीट और डीएमके को 22 सीट। इतना कम से कम याद रखना, टोटल 234 सीट याद रहेगा। कांग्रेस को 99, सपा को 37, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को 29, आप डीएमके को मिला है 22 और शिवसेना को मिला है 9 सीट, टोटल 234। अन्य दलों को भी कुछ कुछ सीट मिला है, ठीक है। अब आगे देखते हैं 18वीं लोकसभा चुनाव से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ और विशेष तथ्य जो पूछ सकता है एग्जाम में, क्योंकि इस बार ये आना ही आना क्वेश्चन है, इसीलिए इससे भर के क्वेश्चन बना बना के भी दिया है, ठीक है। तो देखिएगा इस बार निर्विरोध निर्वाचित होने वाले सांसद का नाम है मुकेश दलाल। पूछ सकता है कि 18वीं लोकसभा चुनाव में निम्नलिखित में से कौन सांसद निर्विरोध चुने गए हैं। 4 नाम रहेगा, उसमें से एक मुकेश दलाल रहेंगे, तो याद रखिएगा निर्विरोध मुकेश दलाल। दूसरा देखिएगा कि सबसे युवा सांसद कौन है, तो उनका नाम है पुष्पेंद्र सरोज। ये है आपका किसका, समाजवादी पार्टी से है और कौशाम्बी से चुनाव लड़े थे, ठीक है। तो सबसे युवा सांसद है पुष्पेंद्र सरोज। आगे देखते हैं कि शंकर ललवानी का नाम आ रहा है। शंकर ललवानी कौन है भाई, तो ये इंदौर से रिकॉर्ड मतों से जीते हैं, मतलब सबसे हाईएस्ट मत लाने वाले हैं 18वीं लोकसभा चुनाव में, रिकॉर्ड मतों से जीते हैं। 11,75,092 मत से जीते हैं। कौन, शंकर ललवानी। इस बार 18वीं लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड मत से जीते हैं, 11,75,092 मत से जीते हैं शंकर ललवानी। आगे देखते हैं सबसे कम मतों से जीतने वाले, मतलब एकदम जीतने का अंतर बड़ा ही कम रहा, उनका नाम है रविंद्र वायकर। ये मात्र 48 मतों के अंतर से जीते हैं, शिवसेना के हैं, ठीक है। मात्र 48 मतों के अंतर से जीते, मतलब एक वोट का महत्व होता है, और रविंद्र वायकर जीते हैं, ठीक है। उत्तर पश्चिम मुंबई शिवसेना के हैं, सबसे कम अंतर से जीते हैं, मात्र 48 वोट से, ठीक है। आगे देखते हैं असम जेल में एक खालिस्तानी कट्टरपंथी को बंद किया गया है ना, उसका नाम है अमृतपाल सिंह संधू। वो भी जेल में रहते हुए जीत गया चुनाव, ठीक है। आगे देखते हैं 18वीं लोकसभा में टोटल 543 सांसदों का चुनाव हुआ है, उसमें से 74 महिलाएं चुनी गई हैं, 74 महिलाएं चुनी गई हैं। यानी पिछली 17वीं लोकसभा चुनाव में देखें तो 78 महिला थी, 18वीं में 74 हो गई, यानी कि और क्या हो गया, महिलाओं का संख्या कम हो गया है। जबकि हम लोग आधी आबादी कहते हैं, तो कम से कम महिला का संख्या 543 में कम से कम नहीं भी तो 200 पार तो होना ही चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। देख सकते हैं आप, भाजपा से 30 महिला, 14 कांग्रेस से, 4 सपा से, 11 टीएमसी से, डीएमके का आप देखिएगा तो 3, जदयू से 2 और लोजपा से 2, बस यही है। टोटल 74 महिलाएं जीतकर आई हैं। अगर नोटा का बात कीजिए, तो नोटा सबसे अधिक पड़ा है 2,18,674। ये कहाँ, इंदौर में नोटा सबसे अधिक पड़ा है, ठीक है। कितना, 2,18,674। मतलब इतना लोग किसी भी दल को पसंद नहीं किए, किसी भी नेता को पसंद नहीं किए। इनके नज़र में सब नेता नालायक हैं, 2,78,674 के नज़र में, ठीक है। राहुल गांधी के बारे में पता है कि 2 सीटों से जीते थे, एक वायनाड, दूसरा रायबरेली। देख लीजिए, वायनाड से और दूसरा रायबरेली से, दोनों सीट जीते हैं। वायनाड छोड़ दिए हैं, रायबरेली रख लिए, ठीक है। आगे हाँ देख लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी 6 राज्यों में क्लीन स्वीप किया। क्लीन स्वीप मतलब टोटल सीट जीत लेना। बीजेपी कौन कौन राज्य में है, 6 राज्यों में
क्लीन स्वीप किया है, पूछ सकता है कि किस राज्य में क्लीन स्वीप किया है ना। तो 6 राज्य, एक एमपी है, मध्य प्रदेश 29 में 29, उत्तराखंड 5 में 5, हिमाचल प्रदेश 4 में 4, अरुणाचल प्रदेश 2 में 2, त्रिपुरा 2 में 2 और दिल्ली 7 में 7। क्लीन स्वीप टोटल का टोटल कौन? बीजेपी। क्लियर? आगे देखते हैं, तमिलनाडु का बात करते हैं हम लोग। तमिलनाडु का, तमिलनाडु नहीं है तो क्लीन स्वीप का बताएं आप, लेकिन कुछ ऐसा राज्य है जहां पर वो एक सीट भी नहीं जीता, मतलब 0 बटा सन्नाटा। ठीक है, तो देखते कौन कौन। तो तमिलनाडु, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम में एनडीए को कोई सीट प्राप्त नहीं हुआ है, एक सीट भी प्राप्त नहीं हुआ है। कहाँ कहाँ? तमिलनाडु, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम में एनडीए को एक सीट भी नहीं मिला है। यानी 6 राज्यों में क्लीन स्वीप किया है, 6 राज्यों में 0 बटा सन्नाटा। ठीक है, बराबर बराबर अपना ये कर लिया। आगे देखते हैं हम लोग। इस बार जो प्रोटेम स्पीकर बने, प्रोटेम स्पीकर, वो भर्तृहरि महताब बने हैं। भर्तृहरि महताब, ठीक है, कौन बने हैं? तो भर्तृहरि महताब बने हैं। ये उड़ीसा से सांसद का चुनाव जीते। प्रोटेम स्पीकर भी पूछ सकता है कि इस बार प्रोटेम स्पीकर का चयन किसे किया गया? तो भर्तृहरि महताब को किया गया। एकदम याद रखिएगा नाम, खासकर जो इंपॉर्टेंट है वो मैगजीन में उसको ब्लैक करके डाल दिया है ना, ब्लैक करके डाल दिया ताकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो इसको याद रखिएगा। प्रोटेम स्पीकर कौन बना है? प्रोटेम स्पीकर तो भर्तृहरि महताब। ठीक है, नाम याद रखना है। फिर उसके बाद प्रोटेम स्पीकर बने, फिर स्पीकर का चुनाव हुआ। स्पीकर वही ओम बिरला। देख लीजिए, ओम बिरला फिर से 18वीं लोकसभा के लिए स्पीकर बने। क्लियर? अब हम लोग को याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट, जब 18वीं लोकसभा चुनाव हो रहा था, चल रहा था, उसके बीच 4 राज्यों का विधानसभा चुनाव भी हुआ है। 4 राज्यों का विधानसभा चुनाव भी हुआ है। हो सकता है सारे लोग क्या करके जाएंगे? लोकसभा 18वीं लोकसभा चुनाव पढ़ के जाएंगे। क्वेश्चन पूछ देगा विधानसभा चुनाव से, क्योंकि उस समय विधानसभा चुनाव भी चल रहा था 4 राज्यों में। कौन कौन? तो आंध्र प्रदेश यानी एपी, दूसरा उड़ीसा, तीसरा कौन है? अरुणाचल, और चौथा कौन है? तो सिक्किम। इन 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी चला है। क्वेश्चन पूछ सकता है 18वीं लोकसभा चुनाव के साथ साथ निम्न में से किन राज्यों में विधानसभा चुनाव भी संपन्न कराए गए हैं? चारों का नाम याद रखिएगा। ठीक है, और इसमें कौन मुख्यमंत्री बने हैं उसका भी नाम बताते हुए चल जाते हैं। जैसे देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश का बात करते हैं, यहाँ पेमा खांडू के नेतृत्व में नया सरकार का गठन किया गया है और मुख्यमंत्री कौन बने हैं? पेमा खांडू। ठीक है, पेमा खांडू मुख्यमंत्री बने किसका? अरुणाचल का। पेमा खांडू। क्लियर? आगे देखते हैं। और ये जो पेमा खांडू है बीजेपी से है। क्लियर? आगे देखते हैं हम लोग। सिक्किम का, सिक्किम में कौन है? तो प्रेम सिंह तमांग। अरुणाचल अरुणाचल में कौन थे? पेमा खांडू। सिक्किम कौन है? प्रेम सिंह तमांग। ठीक है, और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के नेतृत्व में ये प्रेम सिंह तमांग मुख्यमंत्री बने हैं। यानी सिक्किम का कौन बन गए हैं? प्रेम सिंह तमांग। क्लियर? लिखा हुआ है। आगे देखते हैं हम लोग। आंध्र प्रदेश का अगर देखें हम लोग, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में बना है तेलुगु देशम पार्टी, प्रमुख पार्टी बनकर उभरा है 135 सीट टीडीपी। तो आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू। क्लियर? आगे देखते हैं हम लोग ओडिशा का। तो ओडिशा में कौन बने हैं मुख्यमंत्री? मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी
और उड़ीसा में 24 वर्षों के बाद, है ना, 24 वर्षों के बाद आपका नवीन पटनायक का जो पार्टी का सरकार गया। नवीन पटनायक भी 2 जगह से चुनाव लड़े थे, एक जगह हारे, एक जगह जीते। जीतने वाला सीट है हिंजिल सीट, लेकिन नवीन पटनायक मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। ठीक है, उड़ीसा में पहली बार बीजेपी का सरकार आया, 78 सीट जीता बीजेपी, और मुख्यमंत्री बने मोहन चरण मांझी। तो कहाँ कहाँ कौन कौन मुख्यमंत्री बना है आपको याद रखना है। फिर से एक बार करवा दें, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, देख लीजिए। आंध्र प्रदेश, हाँ, अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू, याद। सिक्किम में प्रेम सिंह तमांग, याद। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू, क्लियर। उड़ीसा में मोहन चरण मांझी। ये सारे के सारे सीएम बने हैं अपने अपने राज्यों में। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत की यात्रा की। तो 9 जून को तो खैर आई ही थी मोदी जी का शपथ ग्रहण में, लेकिन उसके बाद 21 से 22 जून 2024 में अपने दल बल के साथ शेख हसीना भारत आई और भारत की यात्रा की। इस पर बहुत सारा समझौता वार्ता भी किया गया, जिसमें देखा जाए तो तीस्ता नदी जल के संरक्षण और प्रबंधन पर समझौता हुआ। जो तीस्ता नदी है उस पर भारत और बांग्लादेश में समझौता हुआ कि उस पानी का प्रबंधन और उसका संरक्षण कैसे किया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है तीस्ता नदी जल संरक्षण। ठीक है, अभी तो शेख हसीना भारत ही आई हुई हैं जब से वहाँ पर सत्ता पलटा है। ठीक है, आगे देखते हैं कहाँ कहाँ क्या हुआ है। तो इसके बीच में क्या हुआ, इन बातों पर विशेष ध्यान दिया गया है, जैसे डिजिटल क्षेत्र में समुद्री अर्थव्यवस्था जिसको ब्लू इकोनॉमी कहते हैं, रेलवे, अंतरिक्ष, हरित प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, इन सब क्षेत्रों में क्या किया गया है, समझौता किया गया भारत और बांग्लादेश के बीच में जब शेख हसीना भारत की यात्रा पर आई। क्लियर। अगर देखते हैं तो और क्या क्या हुआ, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में राजशाही और कोलकाता के बीच में क्या एक ट्रेन चला जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, राजशाही से कोलकाता के बीच में ये समझौता किया गया, एक ट्रेन चला गया और चटगांव से लेकर कोलकाता तक बस सेवा शुरू किया जाएगा। ऐसा समझौता भी किया गया है जब शेख हसीना भारत आई थी। भारत ई मेडिकल वीज़ा की सुविधा देगा। ई मेडिकल वीज़ा यानी कि इंटरनेट पर ही आपका मेडिकल के लिए वीज़ा मिल जाएगा। कोई पेशेंट होगा बांग्लादेश का, भारत आना चाहता है, वीज़ा लेना चाहता है, तो ई मेडिकल वीज़ा आराम से मिल सकता है। उसका समझौता हुआ। ठीक है, बांग्लादेश के उत्तर पश्चिम में, यानी बांग्लादेश जहाँ है उसका उत्तर पश्चिम यानी भारत साइड में के लोगों को लाभ पहुँचाने के लिए भारत ने रंगपुर में एक सहायक उच्चायोग खोलने की निर्णय लिया गया। तो भारत का तो उच्चायोग बांग्लादेश में ही है, लेकिन और उच्चायोग का एक और सहायक उच्चायोग खोला जाएगा कहाँ, रंगपुर में, ताकि अन्य भारतीयों को लाभ मिल सके। ठीक है, अगर अन्य महत्वपूर्ण समझौता देखा जाए भारत और बांग्लादेश के बीच में, तो देख सकते हैं कि भारत बांग्लादेश के बीच में डिजिटल साझेदारी हुआ है, समुद्री सहयोग हुआ है नीली अर्थव्यवस्था के लिए। ठीक है ना, कि साथ में मछली पकड़ना है, समुद्री जो संसाधन है उसका उपयोग हम लोग कैसे करेंगे, समुद्र का क्षेत्र में रिसर्च कैसे कर सकते हैं, इससे संबंधित हुआ है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, उपग्रह संचार के मामला में भी समझौता हुआ है। ठीक है ना, बस इतना महत्वपूर्ण बात है। बांग्लादेश इस बार इम्पोर्टेंट है। बांग्लादेश इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ तख्ता पलट हुआ है, इसलिए शेख हसीना जो आई थी, इसलिए जो जो समझौता हुआ वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कोझिकोड भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर घोषित किया गया। कोझिकोड, ये कोझिकोड है कहाँ, तो कोझिकोड है केरल में। कोझिकोड कहाँ है, कोझिकोड है केरल में। ठीक है, केरल के मालाबार तट पर स्थित है कोझिकोड। इसको यूनेस्को के द्वारा साहित्य शहर घोषित किया गया। याद रखिएगा एकदम, ये सब प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि कोझिकोड केरल के मालाबार तट पर है, हो सकता लोकेशन पूछ दे। और इसको क्या किया गया है, तो यूनेस्को के द्वारा पहला साहित्य शहर घोषित किया गया है। और इस कोझिकोड को मूर्तियों का शहर भी कहा जाता है, मूर्तियों का शहर। ठीक है, आगे देखते हैं।
लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 लागू हो चुका है। हम लोग देखते हैं कि जैसे नीट परीक्षा में बड़ा हंगामा हुआ, पेपर लीक हो गया, सीटिंग हो गया, बहुत सारा एग्जाम में सीटिंग हो जाता है, परीक्षा होने से पहले ही पेपर लीक हो जाता है। इस बार कानून लाया गया है इस गड़बड़ी को रोकने के लिए, यानी सरकारी परीक्षा कोई भी हो उसमें गड़बड़ी रोकने के लिए बहुत ही कड़ा कानून लाया गया है। आइए है लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 21 जून 2024 से अधिसूचना जारी कर दी गई है। ठीक है ना। इसमें क्या है देखिए, सरकारी परीक्षाओं में गड़बड़ी को रोकने के लिए लाए गए इस कानून में 10 साल की सजा है। पकड़ा गए तो 10 साल गए, है ना। और 1 करोड़ रुपये की जुर्माना, 1 करोड़ रुपये की जुर्माना, यानी किसी भी परीक्षा में कोई अनुचित तरीके से काम किया गया है, गड़बड़ी किया गया है तो 10 साल का जेल और 1 करोड़ रुपये का जुर्माना। बहुत लोग होता है कि सेटिंग करके पेपर लीक करवा के घुस जाता है या गलत सर्टिफिकेट लगाकर घुस जाता है, पकड़े गए तो फिर इसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। ठीक है ना। 10 साल जेल और 1 करोड़ रुपये जुर्माने के लिए। हाँ, सार्वजनिक परीक्षा यानी सरकारी परीक्षा में अगर अनुचित साधन का उपयोग होता, अनुचित साधन मतलब कोई चुपके से मोबाइल लेकर बैठ गया, अब मोबाइल खोल के आंसर देख रहा है, वो पकड़ा गया, तब उसको मिलेगा कितना, 3 से 5 वर्ष का सजा और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना। लेकिन और दूसरा नकल भी अगर कोई करता है, मतलब अगल बगल का देख जो झांक के देखता है ना, बहुत लोग आदत रहेगा, परीक्षा दीजिएगा वो झांक के इतना देखेगा कि आपका रोल नंबर भी खुद छाप देगा, है ना। उसको मौका मिले तो आपका रोल नंबर भी छाप देगा। तो ऐसा नकल करने वाले नकलची लोगों के लिए पकड़ा गया तो 3 साल से 5 साल तक का कैद और, है ना। लेकिन संगठित अपराध सबसे इंपॉर्टेंट ये, संगठित अपराध। संगठित मतलब जो एकदम नेक्सस बना के जो काम करता है, पेपर आउट करवा रहा है, फिर 10-50 लोगों को होटल में ठहरा के पेपर रटवा रहा है, ये संगठित अपराध है। इसमें एक आदमी शामिल नहीं है, बहुत लोग शामिल हैं, नेक्सस बना हुआ है। वो अगर शामिल हो गए, उसमें अगर नाम आ गया, चाहे सेटिंग करने वाला या सेटिंग करवाने वाला, दोनों का अगर नाम आ गया, तब 5 से 10 साल तक का जेल और न्यूनतम मतलब कम से कम 1 करोड़ रुपये का जुर्माना। कम से कम, न्यूनतम है ये, 1 करोड़ जुर्माना तो देना ही पड़ जाएगा अगर बड़ा लेवल पर सेटिंग में अगर नाम आ जाता है तो, करने या करवाने में। ठीक है ना। तो ये बड़ा ही खतरनाक कानून आया है, बशर्ते इसको ढंग से लागू कर दिया जाए। आगे देखते हैं हम लोग। भुज का स्मृति वन भूकंप स्मारक यूनेस्को के खूबसूरत संग्रहालय में शामिल। भुज का स्मृति वन भूकंप स्मारक यूनेस्को का खूबसूरत संग्रहालय में शामिल। यूनेस्को क्या करता है, खूबसूरत जो संग्रहालय होता है उसको लिस्ट में नाम देता है, जगह देता है, ये संग्रहालय बड़ा ही खूबसूरत है। तो आपको पता है कच्छ के क्षेत्र में जो भुज स्थान है, तो भुज में क्या है, भूकंप स्मारक संग्रहालय बनाया गया है। कच्छ में जो भूकंप आया था याद ही होगा, है ना। तो भूकंप स्मारक बना गया है। वो स्मारक बड़ा ही सुंदर है, वो भुज की पहाड़ियों के बीच में हजारों पेड़ हरियाली के बीच में बनाया गया है। वो बड़ा ही सुंदर संग्रहालय है, उसको यूनेस्को खूबसूरत संग्रहालय में शामिल किया गया है और इसको 3रा नंबर दिया। टोटल 7 संग्रहालय लिया है यूनेस्को, उसमें से ये भुज का स्मृति वन जो है उसको 3रा स्थान दिया गया, 3रा स्थान दिया गया। ठीक है, उसको 3रा स्थान दिया गया है। देखिए 3रा स्थान प्रदान किया गया यूनेस्को के द्वारा और इसको प्रिक्स वर्लेस पुरस्कार भी दिया गया है खूबसूरती के लिए। ये जो संग्रहालय है बड़ा ही खूबसूरत है, उसको प्रिक्स वर्लेस पुरस्कार दिया गया है और 7 संग्रहालय में 3रा स्थान प्रदान किया गया। पहला स्थान किसको दिया गया है, तो चीन के चेंगदू में A4 आर्ट म्यूजियम को दिया गया है। दूसरा स्थान दिया गया मिस्र के गीजा में ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम को दूसरा स्थान दिया गया और 3रा स्थान किसको दिया गया है, भारत के स्मृति वन को। क्लियर, याद रखिएगा, पहला A4 आर्ट म्यूजियम को दिया है यूनेस्को खूबसूरत संग्रहालय में, प्रिक्स वर्लेस पुरस्कार दिया है। दूसरा किसको दिया है, मिस्र के गीजा के ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम को दिया है और 3रा स्थान दिया गया किसको,
भुज के स्मृति वन भूकंप स्मारक को दिया यूनेस्को, याद रखिएगा। बाकी सब वैसा कुछ है नहीं विशेष, इतना याद कम से कम पीटी के लिए हम लोग को रखना है। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी CSIR का मुख्यालय दिल्ली में जलवायु घड़ी को स्थापित किया गया। ये जलवायु घड़ी है क्या? देखिए, भारत का एक लक्ष्य है कि शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचे। तो वहां तक पहुंचने में भारत को कितना समय लगेगा और उसके लिए कितना साधनों का प्रयोग किया जा सकता है, वो घड़ी का कांटा बताता रहेगा। बस यही है। ये क्या है कि शून्य कार्बन उत्सर्जन जो होगा वहाँ तक पहुँचने के लिए महत्वपूर्ण समय बिंदु की गिनती ये करता है कि कितना समय में हम लोग का जो कार्य प्रणाली है उस कार्य प्रणाली के अनुसार कितने दिनों में हम लोग शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुँच पाएंगे। ये क्या करता है? जलवायु घड़ी बताता है। इसको स्थापित कहाँ किया गया है? तो CSIR मुख्यालय भवन में स्थापित किया गया है, ठीक है ना, दिल्ली में। अगर देखा जाए तो पहली बार सितंबर 2020 में न्यूयॉर्क में लॉन्च के बाद से क्लाइमेट क्लॉक टीम में चियना पास कजाकिस्तान तक कोरियम ग्लासगो दुनिया भर में सक्रिय हुई, ठीक है। इसका स्थापना करने का शुरुआत हुआ था अलग अलग देशों में 2020 से ही, लेकिन भारत में इस बार 2024 में स्थापित किया गया जलवायु घड़ी। याद रखिएगा, जलवायु घड़ी मतलब भारत का दिखाता है कि कितना गंभीर है जलवायु परिवर्तन और जलवायु का रक्षा के लिए। कश्मीर में विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर पूर्ण ट्रेन ट्रायल का परीक्षण किया गया। देखिए, कश्मीर में विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल, जिस पर ध्यान दीजिएगा, जो कश्मीर में एक रेलवे पुल बना है वो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बना है और इसका पूर्ण ट्रायल परीक्षण जो हुआ है सफल हो गया है। ये कश्मीर जो घाटी है ना, कश्मीर घाटी को जो मुख्य भारत है, भारतीय इलाका, उसको जोड़ेगा, ये रेलवे पुल जोड़ेगा। ये रेलवे पुल कहाँ बना है? तो ये रेलवे पुल बना है चिनाब नदी पर। किस पर बना है? तो ये बना है चिनाब नदी पर। चिनाब नदी तल से कितना ऊंचाई पर है? 359 मीटर ऊंचाई पर है। और कितना किलोमीटर लंबा है? तो 1.3 किलोमीटर लंबा है। पूछ सकता है कि विश्व का सबसे लंबा, सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बना है? चिनाब, झेलम और भी 4 नाम दे देगा, याद रखिएगा, चिनाब नदी पर बना है, ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तिरुवनंतपुरम जीरो वेस्ट टू लैंडफिल मान्यता प्राप्त करने वाला पहला हवाई अड्डा कौन है? तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम क्या है भाई? तो जीरो वेस्ट टू लैंडफिल मान्यता प्राप्त करने वाला पहला हवाई अड्डा। ये ऐसा हवाई अड्डा है जहां वेस्ट मैनेजमेंट यानी कचरा प्रबंधन, अपशिष्ट प्रबंधन बहुत ही उच्च तरीका से किया गया, बहुत ही बेहतरीन ढंग से किया गया है ना। जो भी कचरा प्रबंधन, अपशिष्ट प्रबंधन का मानक होता है, सभी मानकों को उसने पूरा किया है ना, और कचरा प्रबंधन में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि दिखाया है। इसलिए तिरुवनंतपुरम जीरो वेस्ट टू लैंडफिल मान्यता प्राप्त करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है। याद रखिएगा, यह बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, पहला हवाई अड्डा बन गया है कचरा प्रबंधन करने वाला, कचरा प्रबंधन है ना। सभी मानक का प्रयोग किया है, सभी मानक का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और ये करके ये मान्यता प्राप्त करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा। देख लीजिए क्या बोलता है, लैंडफिल से 99.50 मतलब 100% मोटा मोटी प्रतिशत कचरे का प्रभावशाली उपयोग किया गया है, ठीक है। तिरुवनंतपुरम। आगे देखते हैं। WHO ने हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्था को दी मान्यता। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, किसको मान्यता दिया गया भाई? तो हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान को मान्यता दिया गया है। तो देखते क्या है, देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको बोलते हैं WHO ने आयुष मंत्रालय के अंतर्गत हैदराबाद में स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान
आयुष मंत्रालय के अंतर्गत हैदराबाद में राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान का स्थापना किया गया है। ये क्या किया है, ये संस्थान एक अमर पोर्टल बनाया है। अमर पोर्टल, अमर पोर्टल में क्या है, अमर पोर्टल में है 16,000 आयुष पांडुलिपि। पांडुलिपि मतलब पुराना लिपि वगैरह जो है ना, पुराना कागज पत्थर पर जो लिखा गया है या ताड़ पत्थर पर जो लिखा गया है ना, तो 16,000 आयुष, आयुष मतलब आयुर्वेद से संबंधित पांडुलिपि का सूचीबद्ध किया, संग्रहण किया है, उसको इकट्ठा किया गया है। उसके साथ साथ क्या किया गया है, इसको डिजिटलाइज भी किया गया, इसको डिजिटल फॉर्म में ले आया है, ठीक है ना, ताकि खराब नहीं हो। दुर्लभ पुस्तकें 12,024 दुर्लभ पुस्तकें, कैटलॉग, पत्रिकाएं, इन सभी का क्या किया है, संग्रहण किया है। कौन, ये संस्थान भारतीय राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान। सबसे पहले एक अमर पोर्टल बनाया है। अमर पोर्टल बनाने के लिए पांडुलिपि को इकट्ठा किया गया है, दुर्लभ पुस्तक को इकट्ठा किया है, कैटलॉग पत्रिका को इकट्ठा किया जो महत्वपूर्ण आयुर्वेद से संबंधित ये सब है, और सबको क्या किया है, डिजिटल फॉर्म में डाल दिया गया ताकि कोई खराब फिर नहीं हो। इसके प्रयास को सराहना के लिए, है ना, इस उपलब्धि को सराहना के लिए WHO ने हैदराबाद में स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान को मान्यता प्रदान किया गया। WHO के द्वारा भी दे दिया गया है कि बड़ा ही उन्नत संस्थान है ये, ठीक है। आगे देखते हैं। डीडी किसान चैनल द्वारा AI एंकर कृषि और भूमि लॉन्च। देखिए, दूरदर्शन पर डीडी किसान यानी कि किसानों के लिए एक प्रोग्राम चलता है। दूरदर्शन क्या चलता है, डीडी किसान। तो जो डीडी किसान है वो 2 AI एंकर यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले एंकर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, जिसमें कंप्यूटर आधारित मानवीय बुद्धिमत्ता होता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कंप्यूटर आधारित मानवीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता होता है, यानी कि कंप्यूटर ही मानव के बुद्धिमत्ता के जैसा काम करेगा, है ना। तो डीडी किसान जो है 2 AI एंकर लाए हैं। AI एंकर यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर, ठीक है। वो एक का नाम क्या है, क्रिस, एक का नाम है कृषि और दूसरा का नाम है भूमि। ये क्या करेगा, दोनों एंकर 24 घंटा 365 दिन काम करता रहेगा। कोई भी किसान खेती खलिहान से रिलेटेड कोई अगर जानकारी चाहिए इस एंकर से पूछ सकते हैं, यह एंकर उसका जवाब देगा। कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं, उसका जवाब देगा। समस्या है शेयर कर सकते हैं, उसका समाधान बताया गया। और ये अलग अलग भाषाओं में भी बात कर सकता है, ये एंकर का खूबी है, ये अलग अलग भाषाओं में भी बात कर सकता है। इसका नाम याद रखिएगा कृषि, दूसरा का नाम है भूमि। एग्जाम में पूछ सकता है कि डीडी किसान का AI एंकर का नाम क्या है, दूरदर्शन द्वारा लॉन्च किया गया, तो कृषि और भूमि। कम से कम इतना तो आपको याद ही रखना है। आगे देखिए, बिहार का नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य रामसर स्थल घोषित। एकदम BPSC के लिए तो खैर सुपर हिट क्वेश्चन है ये कि बिहार का नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल घोषित किया गया है। ये बिहार के जमुई जिला में स्थित है दोनों, है ना। और जमुई जिला के झाझा वन में स्थित है। हो सकता प्रश्न पूछ दे कि जो नागी और नकटी है किस वन में स्थित है, 4 नाम दे देगा। तो झाझा वन में स्थित है, झाझा वन क्षेत्र में स्थित है ये नागी और नकटी। तो नागी पक्षी अभयारण्य जो है उसको 21वां रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। और इसको भारत सरकार के द्वारा देखा जाए तो 1984 में, है ना, स्थानीय स्तर पर पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। 1984 में स्थानीय स्तर पर पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था, ठीक है। और ये 791 हेक्टेयर में, चलो उतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये याद रखना है कि नागी पक्षी अभयारण्य को 81वें रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया। कहाँ है, जमुई के झाझा वन में है। अगर 82वें का बात कीजिए, 82वां रामसर का, तो नकटी पक्षी अभयारण्य है, नकटी, ठीक है ना। नागी 81वां, नकटी 82वां। क्लियर, फंसा देगा, 81 82 में ही फंसा देगा।
एग्जाम वाला, वो जानता है कि नागी नकती सब रटा हुआ है, उसको 81 और 82 में फंसा, ठीक है ना। तो वहाँ पर एग्जाम में भूल जाता आदमी कि नागी 81 था कि नकती 82 था, क्या था, याद रखिएगा, ठीक है। और इसका इम्पोर्टेंट है क्या, तो ये भी 1984 में इसको आर्द्र भूमि के रूप में मान्यता दिया गया था, ठीक है ना। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि लाल कलगी वाला पोचाड़ यानी नेट्टा रुफिना पक्षी आता है, कहाँ, नकटी में। लाल कलगी वाला पोचाड़ जिसको कहते हैं नेट्टा रुफिना पंछी है, उसका झुंड वहाँ आता है, उसका विशेषता है। तो ये पंछी का नाम याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगर थोड़ा और देखना है तो देख सकते हैं कि चीन और भारत में 82 राम स्थल है, मतलब कि चीन और भारत दोनों 82 है, दोनों बराबर पर हैं। लेकिन अभी हाल ही में और भी रामसर स्थल भारत का घोषित किया गया, उसका चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इस मैगजीन के हिसाब से पढ़ाते जा रहे हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो अभी 82 दोनों बराबर पर है। देखते आगे। श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर, विश्व शिल्प नगर का दर्जा दिया गया। श्रीनगर को कौन दिया है, देने वाला कौन है, तो संस्था का नाम है विश्व शिल्प परिषद WCC के द्वारा श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया है। यहाँ पर क्या है, हथकरघा, जो हाथ से काम होता है, हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र को इस दर्जा प्राप्त करने के बाद बढ़ावा मिलेगा। जब WCC श्रीनगर को विश्व शिल्प नगर का दर्जा दिया गया है, तो वहाँ पर जो हथकरघा और हस्तशिल्प हो रहा है उसको अब क्या मिलेगा, सहायता मिलेगा। उससे क्या होगा कि आपका श्रीनगर में हथकरघा और हस्तशिल्प को बढ़ावा मिलेगा, यही होगा ना। तो बस याद रखिएगा कि श्रीनगर को विश्व शिल्प नगर का दर्जा मिला है, देने वाला कौन है, विश्व शिल्प परिषद WCC, इतना याद रखना है। और श्रीनगर को ही 2021 में यूनेस्को के द्वारा क्रिएटिव सिटी का रूप में मान्यता दिया गया था। 2021 का बात हो रहा है, लेकिन इस बार किसको दिया गया है, कोझिकोड को, याद रखिएगा, साहित्य शहर के रूप में, ठीक है। 2024 में, 21 में श्रीनगर को दिया गया था। अब आते हैं हम लोग रामचरितमानस, पंचतंत्र, सहृदय, लोकलोचन यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल। देखिए यूनेस्को ने एक प्रोग्राम शुरू किया गया, कब, 1992 में। देखिए 1992 में यूनेस्को एक प्रोग्राम शुरू करता है। उस प्रोग्राम का नाम है अंतर्राष्ट्रीय यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। एक प्रोग्राम शुरू करता है, उसका नाम है यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। इसमें होता क्या है कि मानवीय सभ्यता को बढ़ावा देने के लिए बहुत से ग्रंथ लिखे गए, बड़े से किताब लिखे गए, सुंदर सुंदर किताब लिखा गया है। उसको दस्तावेज के रूप में संभाल के रखना ताकि आने वाला जनरेशन भी उसका लाभ उठा सके। वे सभी ग्रंथ, वे सभी किताब, वे सभी बुक जो मानव सभ्यता को विकास करने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, आगे भी निभा सकता है, उस बुक को संभाल के रखना। ये काम कौन करता है, यूनेस्को का एक संस्था है जिसको कहते हैं मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर, हिंदी में कहते हैं विश्व स्मृति रजिस्टर। इस बार विश्व स्मृति रजिस्टर में भारत के देखिए तो कौन कौन बुक शामिल किया गया है। तो एक तो सुल्ताना का सपना रुकैया हुसैन का है, रामचरितमानस तुलसीदास जी का है ना, पंचतंत्र पता है आपका विष्णुवर्धन का, विष्णु शर्मा का है, और क्या है आपका, यहाँ पर मिटा देते हैं ताकि साफ साफ दिख सके आप लोगों को, सहृदय लोकलोचन, ये आनंद वर्धन द्वारा रचित है। इन सभी को क्या किया गया है, विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया गया है। याद रखना किताबों को, एक है किसका, सुल्ताना का सपना। सुल्ताना का सपना कौन है, रुकैया हुसैन लिखने वाली है। ये नारीवादी यानी नारी को सशक्तिकरण करने के लिए ये बुक लिखा गया था। ये आज़ादी के पहले का बात हो रहा है, ठीक है ना, ये बुक छपा था। दूसरा है रामचरितमानस, ये गोस्वामी तुलसीदास लिखे थे अकबर के समय में। तीसरा पंचतंत्र, लिखने वाले कौन है, विष्णु शर्मा, 300 BC में लिखा गया था। और आनंद वर्धन द्वारा लिखा गया है सहृदय लोकलोचन। ये चारों बुक का नाम आपको याद रखना है। इन चारों बुक को यूनेस्को के द्वारा विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल कर दिया गया, ठीक है।
चलिए, इसी को डिटेल में किया गया है। डिटेल में देखना तो देख सकते हैं आप कि रामचरितमानस हो गया, अकबर के समय में तुलसीदास के द्वारा रचित था। पंचतंत्र को देख लीजिए, है ना, तो ये विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है, 300 ईसा पूर्व संस्कृत में लिखा गया था। आगे देखते हैं, आनंद वर्धन द्वारा सहृदय लोकलोचन लिखा गया है ना। ये काव्य शास्त्र है, काव्य शास्त्र है। और ये प्रसिद्ध सम्राट, कश्मीर का प्रसिद्ध सम्राट अवंती वर्मन के समय में लिखा गया। आनंद वर्धन अवंती वर्मन के समय में लिखा गया है। इतना आपको याद रखना। और बाकी ये सब क्या इंटरनेशनल लेवल पर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अपना हमको इंडिया के हिसाब से याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। भारत लगातार छठे वर्ष इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर। इंटरनेट शटडाउन, इंटरनेट शटडाउन मतलब इंटरनेट कब बंद कर दिया जाता सरकार के द्वारा किसी क्षेत्र में, जब उस क्षेत्र में दंगा हो जाए या उस क्षेत्र में कुछ इमरजेंसी का हालात उत्पन्न हो जाए। जैसे अभी किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, सिक्किम वगैरह देख लीजिए, सिक्किम सॉरी मणिपुर देख लीजिए। मणिपुर में क्या हुआ, बहुत दिन तक इंटरनेट शटडाउन रहा। क्यों, वहाँ बहुत ज़्यादा ही दंगा फसाद हो रहा था। कश्मीर में भी बहुत ज़्यादा दिन तक इंटरनेट शटडाउन रहा। क्यों, वहाँ दंगा फसाद होने का डर था, इससे इंटरनेट ही शटडाउन हो जाता है, ठीक है ना। या फिर देख लीजिए कि आपका बांग्लादेश में इमरजेंसी हालत है, वहाँ इंटरनेट शटडाउन होगा। तो यानी कि किसी भी देश या किसी भी क्षेत्र में इंटरनेट शटडाउन तब होता है जब वहाँ पर कुछ गड़बड़ी होने का आशंका रहता है, ठीक है। तो भारत को अगर देखा जाए तो भारत इस मामले में नंबर 1 पर है इंटरनेट शटडाउन करने में। यहाँ पर टोटल इंटरनेट शटडाउन करने का 2023 में इंटरनेट शटडाउन करने का 116 मामला आया भारत में। 116 बार इंटरनेट शटडाउन किया गया है। एक तो कश्मीर वाला हिसाब किताब होगा, एक दूसरा मणिपुर वाला हिसाब किताब होगा, है ना। जिसके कारण 116 बार शटडाउन किया गया है। इसके कारण ये शटडाउन करने में नंबर 1 पर है। और शटडाउन करने का मतलब क्या होता है, उस क्षेत्र में कुछ ना कुछ गड़बड़ी चल रहा है ना। उस क्षेत्र में कुछ ना कुछ गड़बड़ी चल रहा है। उसको दिया गया है, टाइटल दिया गया है, सिक्योरिता लोकतंत्र बढ़ती हिंसा इंटरनेट शटडाउन। ये जो करने वाला है, ये जो आकलन करता है, जो रैंकिंग करता है, एक्सेस नाउ और कीप इट राइट ऑन, कीप इट अप, कीप इट ऑन, कीप इट ऑन, एक्सेस नाउ और कीप इट ऑन, 2 संस्था है, वो रैंकिंग जारी करता है कि कौन देश शटडाउन करने में आगे है, कौन पीछे है। कौन करता है, एक्सेस नाउ और हैशटैग कीप इट ऑन, 2 संस्था है, दोनों मिलकर ये काम करता है। तो पता है कि भारत में 116 मामला सामने आया है, नंबर 1 पर है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो डिजिटल अधिकार के हिसाब से ये दोनों काम करता है, ठीक है ना। 116 मामला, टोटल मामला में 41% भारत में ही हुआ शटडाउन, इसलिए नंबर 1 पर भारत का शटडाउन के मामले में। आगे हम लोग देखते हैं। चलिए, भारतीय वायुसेना द्वारा भीष्म पोर्टेबल अस्पताल का सफल परीक्षण किया गया। भीष्म पोर्टेबल, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि भीष्म अभी यूक्रेन को दिया गया। अभी यूक्रेन मोदी जी गए थे, तो वहाँ पर भीष्म पोर्टेबल अस्पताल ज़ेलेंस्की को दिए, ठीक है ना। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और अभी बना भी है। तो भीष्म पोर्टेबल अस्पताल को पैराशूट की मदद से आकाश से धरती पर उतारने का एक सफल परीक्षण वायुसेना के द्वारा किया गया है। कहाँ किया गया है, तो आगरा के मलपुरा में, आगरा के मलपुरा में ड्रॉपिंग जोन में किया गया है। ये एक क्या है, पोर्टेबल अस्पताल, इसमें पैराशूट से जाएगा, कहीं भी ड्रॉप कर देगा और उसको फिर फोल्डिंग टाइप पर आता है, पूरा खोल दिया तो पूरा 200 बेड का एक हॉस्पिटल बन जाएगा। उसमें प्राथमिक जितना भी उपचार हो सकता है, ऑपरेशन थिएटर लगा हुआ है ना, पैथोलॉजी का सब काम हो सकता है। तो प्राथमिक उपचार तो आराम से हो सकता है, जान बचाया जा सकता है और ये पैराशूट के माध्यम से कहीं भी उतारा जा सकता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है, जो भीष्म है, भीष्म शॉर्ट फॉर्म है। तो भीष्म का फुल फॉर्म क्या है, देख लीजिए, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिता एंड मैत्री, ठीक है। भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री, इसका पूरा नाम है भीष्म का, भीष्म का पूरा नाम है। तो ये तो एकदम आपको कंठस्थ कर लेना कि भीष्म का पूरा नाम क्या है, पूछ देगा।
भीष्म का पूरा नाम क्या है? हो सकता है इस बार 2 का फुल फॉर्म पूछ सके कि इंडिया गठबंधन का, दूसरा भीष्म का पूछ सके, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। बस यही है, और कुछ विशेष नहीं है। बनावट वगैरह बताया गया, कैसा कैसा काम करता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। बस इतना याद, एग्जाम के लिए दृष्टि से इतना याद आपको रखना है। देखते हैं, वनाग्नि रोकने के लिए उत्तराखंड का पिरूल लाओ पैसे पाओ मिशन। ये पिरूल होता है, चीड़ का पत्ता होता है, चीड़ जो होता है ना, चीड़ का पेड़, उसका सूखा हुआ पत्ता को पिरूल कहते हैं। और जब सूखा हुआ पत्ता जंगल में बिखर जाता है तो वो पत्ता बड़ा ही ज़्यादा ज्वलनशील होता है, तुरंत आग पकड़ लेता है, और उसमें आग लगा कि जंगल में ही आग लग गया, जंगल में ही पूरा आग लग गया। तो सरकार एक योजना शुरू किया है कि बोलता है वहाँ का आम जनता को अपना पिरूल का पत्ता को लाओ, और 50 रुपये केजी हम पिरूल का पत्ता को ले लेंगे। एक कलेक्शन सेंटर बनाया है उत्तरकाशी में, और बोला कि 50 रुपये किलो हम लेंगे। तो सारा लोग क्या किया, करने लगा कि पिरूल का पत्ता चुन चुन कर कलेक्शन सेंटर पर देने लगा। तो जंगल से सारा जब सूखा हुआ पिरूल का पत्ता जो सूख के झड़ जाता है, वो जब साफ हो जाएगा तो जंगल में आग लगने का संभावना खत्म हो जाएगा, है ना। खत्म तो नहीं होगा लेकिन कम एकदम हो जाएगा। और उस पिरूल का पत्ता को सरकार क्या करेगा, वो बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होता है, इसलिए उसको क्या किया है कि आपका उत्तरकाशी में एक चकोरी धनारी गांव है, वहाँ पर इससे बिजली उत्पादन करेगा, इस पत्ता से बिजली उत्पादन करेगा। और वहाँ पे एक बिजली संयंत्र भी बनाया जिससे 25 किलोवाट का क्षमता का बिजली उत्पादन होगा, क्योंकि बड़ा ज़्यादा ही ज्वलनशील होता है। तो सब जनता से पत्ता इकट्ठा करवाया, 50 रुपये केजी पत्ता लिया, पब्लिक पैसा का चक्कर में पत्ता इकट्ठा किया, कलेक्शन सेंटर पे दिया, आग लगने का गुंजाइश कम हो जाएगा। उस पत्ता को क्या करेगा, बिजली उत्पादन में लगा दिया जाएगा। मतलब 2 काम उसका होगा, इधर से बिजली बन रहा है और उधर से वनाग्नि को भी रोका जा रहा है ना, वन के जंगल का आग को भी रोका जा रहा है। तीसरा, लोगों को कुछ इनकम भी दे दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से काम किया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो यही पिरूल लाओ पैसे पाओ मिशन चल रहा है। आगे देखते हैं हम लोग। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक, VVI क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। सौर ऊर्जा के मामले में भारत तीसरा नंबर पर पहुंच गया है। पहला नंबर पर है चीन, दूसरा नंबर पर है USA, और तीसरा नंबर पर है कौन, भारत, ठीक है ना। तो देखिए भारत में 113 मिलियन यूनिट सौर ऊर्जा का उत्पादन हुआ है। कितना किया है, 113 बिलियन यूनिट सौर ऊर्जा का उत्पादन किया है। और टोटल ऊर्जा जो उत्पादन करता है भारत, जितना भी टोटल ऊर्जा उत्पादन करता है उसका 5.8% सौर ऊर्जा है। क्लियर। पहले तीसरा नंबर पर कौन था, जापान था। जापान को पीछे करके भारत तीसरा नंबर पर पहुंच गया है। अब जापान पहुंच गया चौथा नंबर, ठीक है। तो चूंकि भारत जापान को पीछे किया है और सौर ऊर्जा आज का समय का जरूरत है, तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो याद रखना है हम लोग को कि सौर ऊर्जा का उत्पादन जापान को पीछे छोड़कर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया है भारत। कितना उत्पादन हुआ, तो 113 बिलियन यूनिट का उत्पादन किया है, जो कि टोटल उत्पादन का, टोटल बिजली उत्पादन का, ऊर्जा उत्पादन का 5.8% है, ठीक है ना। और ये विश्लेषण करने वाला कौन है, एम्बर ने किया इसको। वैश्विक विद्युत समीक्षा रिपोर्ट में ये बताया है। एम्बर का एक समीक्षा रिपोर्ट है, वैश्विक विद्युत समीक्षा रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में बताया कि भारत तीसरा नंबर पर पहुंच गया है। क्वेश्चन इसी तरह से पूछता है कि हाल ही में, डेट भी नहीं देगा कब, जैसे यहाँ पे 8 मई 2024 लिखा हुआ है, परीक्षा में ऐसा नहीं पूछने वाला है। हाल ही में एम्बर के द्वारा वैश्विक विद्युत समीक्षा रिपोर्ट 2024 शामिल किया गया है। इसमें से भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में किस स्थान पर स्थित है ना, तो तीसरा स्थान पर स्थित है। किसको पीछे किया है, जापान को पीछे करके। अगर रैंकिंग देखा जाए तो देख लीजिए, पहला नंबर पर चीन है, दूसरा नंबर पर अमेरिका, तीसरे नंबर पर भारत, चौथा पर जापान और उसके बाद जर्मनी, ठीक है। फिर ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, इटली और कोरिया, दक्षिण कोरिया। तो इतना ही आपको ध्यान रखना है। देखिए
महाराष्ट्र में पहले संविधान पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो 29 अप्रैल 2024 को महाराष्ट्र का पुणे में एक पुनीत बालन ग्रुप है, उसके द्वारा एक संविधान पार्क का उद्घाटन किया गया है। संविधान पार्क होता क्या है? जो संविधान निर्माता थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उनके याद में एक पार्क का निर्माण किया जाता है। जब वहाँ पर नया जनरेशन के लोग जाएंगे घूमने फिरने के लिए, उन लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, तब उन लोगों को हमेशा याद रहेगा कि संविधान निर्माताओं का कितना देश के लिए योगदान रहा है। उसी के लिए महाराष्ट्र में पुणे में एक संविधान पार्क का निर्माण किया गया है और इसमें कुछ विशेष है नहीं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट हम लोग अगला क्लास में कंटिन्यू करेंगे और अगला क्लास में टोटल जो हम लोग अभी राष्ट्रीय घटनाक्रम कर रहे हैं कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 क्लास में हम लोग का राष्ट्रीय घटनाक्रम कंप्लीट हो जाएगा, वो भी 6 महीना का, जनवरी से लेकर जून तक का। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।